हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर यानी कि रेशनल नंबर। 9 नंबर तक हो गया था, आगे बढ़ा रहे हैं नंबर 10 रेशनल नंबर्स। आप सभी को पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, बस हम उसको रिकॉल करा रहे हैं। रेशनल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जो P बटा Q के रूप में हो, जहां P और Q इंटीजर हो और Q 0 के बराबर नहीं हो। क्लियर है? लिखेंगे नंबर्स in the form of P by Q, where PQ belongs to I, यानी P और Q क्या हो? इंटीजर हो, and Q not equal to 0. Numbers in the form of P by Q where PQ belongs to I and Q not equal to 0 is called रेशनल नंबर्स। ठीक है। अब जो रेशनल नंबर का सेट होता है उसको हम लोग कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यही लिख लेते हैं द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स is denoted by Q। क्लियर है? अब एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। एज फॉर एग्जाम्पल 2/3 -1/5 2 रेशनल होगा कि नहीं भाई? होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। ये P by Q के फॉर्म में हो गया। P और Q क्या हो गया? इंटीजर हो गया। और 1 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। या यूं कहें कि हर एक इंटीजर रेशनल होता है। क्लियर है? 22/7 0 एटसेट्रा, ऑल दीज आर रेशनल नंबर्स। अब यहां हमने देखा कि हर एक इंटीजर रेशनल होते हैं, तो हम लोग इसको लिख लेंगे ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। क्यों भाई? क्योंकि सभी इंटीजर्स को हम लोग P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर Q आपका क्या हो? डिनोमिनेटर क्या हो? 0 के बराबर नहीं हो। क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर पर। रेशनल के बाद इरेशनल्स, इरेशनल नंबर्स। अभी तक 10th क्लास तक आपने जो भी चीजें पढ़ी थी, जो भी आपका मैथमेटिक्स में डिस्कशन होता था, रियल नंबर तक सीमित था। ठीक है, तो हम लोग बात यहां ऐसा करेंगे कि वैसे सारे रियल नंबर्स जो रेशनल नहीं हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। क्लियर है? जितने भी नंबर्स हम अभी तक स्टेज में जानते हैं, उनमें रेशनल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। लिखेंगे ऑल द रियल नंबर्स which is not rational known as irrational numbers।
क्लियर है? अब इरेशनल नंबर का जो सेट है इसको कैसे दिखाएंगे? यहां रेशनल को क्यू से दिखाते थे, तो इसके सेट को हम लोग क्यू डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना? द सेट ऑफ irrational numbers is denoted by q dash. क्लियर है? एज फॉर एग्जाम्पल √3 √3 + 5 √2/3 √3/5 पाई एटसेट्रा। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। और यहां हमने लिखा था 22/7 रेशनल है। तो यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 22/7 का मतलब हुआ कि देखिए p/q के फॉर्म में है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और यह 7 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह रेशनल होगा। लेकिन पाई इरेशनल होता है, तो आप कहोगे कि पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, तो फिर पाई रेशनल कैसे? एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि 22/7 पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, यह इसका अप्रॉक्स वैल्यू होता है। इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 एक रेशनल नंबर है। पाई का जो वैल्यू है, अभी तक पाई का एग्जैक्ट वैल्यू निकाला नहीं जा सका है। पाई का जो भी वैल्यू आप जानते हैं वो उसका अप्रॉक्स वैल्यू होता है। पाई के बारे में आपको आइडिया होगा, पाई एक रेशियो होता है। किसी भी सर्किल में उसके सर्कुम्फेरेंस और डायमीटर का रेशियो को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और पाई एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम इसके डेसिमल फॉर्म की चर्चा करते हैं कि डेसिमल फॉर्म में जब नंबर्स होंगे तब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। क्लियर है? देखिए, इन डेसिमल फॉर्म नंबर्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। In decimal form, numbers are of two types. First one is terminating decimal, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल की हम बात करें। आपको पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। वैसे सारे नंबर्स जिनको डेसिमल में हम जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो 5/2 क्या होगा? 2.5 है ना। तो इसके एग्जांपल्स हम लिख रहे हैं यहां पर। एग्जांपल्स 2.5, 1.25, 6.25, 7.30 एटसेट्रा। हम यहां क्या देख रहे हैं? ये सारे नंबर डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहे हैं, शांत हो जा रहे हैं। हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो यहां क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेट हो गए, यानी शांत हो गए, है ना। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की जब हम बात करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो टाइप के होंगे। पहला होगा रिपीटिंग नेचर का, रिपीटिंग, और दूसरा क्या होगा? नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना, नॉन रिपीटिंग।
ठीक है। रिपीटिंग दैट मीन रेकरिंग, रेकरिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे, रेकरिंग, रेकरिंग, ठीक है। जैसे देखिए रेकरिंग में क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एक ही नंबर या एक फिक्स पैटर्न बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम इसका ले रहे हैं, जैसे आप लीजिए यहां देखिए 10.3 सॉरी 10/3, तो डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा 3.333333 ऐसा ही आता चला जाएगा। तो इसको हम रेकरिंग में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3.3 और इस पर क्या करते हैं, बार दे देते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, 3.3 का रेकरिंग, यानी क्या, ये रिपीट होगा, यही रिपीट होगा, है ना। तो रेकरिंग का एग्जांपल क्या हो जाएगा, 3.3 ऐसे लिख दें डॉट डॉट डॉट, या आप इसको लिख सकते हो 3.3 का रेकरिंग। यहां देखिए जैसे मान लो लिखते हैं 6.353535, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6.35, ये रिपीट हो रहा है, जो रिपीट होगा उस पर हम रेकरिंग डालेंगे। क्लियर है। अब चलिए अब नॉन रिपीटिंग की हम बात कर लेते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे मान लो 3.43562039, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, डेसिमल के बाद कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। यहां देखिए 4.74290125 डॉट डॉट डॉट, यहां भी कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद। तो ये क्या हुआ, यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ, और ये क्या हुए, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्लियर है। हमने क्या देखा कि डेसिमल नंबर एक्चुअल में 3 तरह के हो गए, एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। अब बात समझिएगा, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं ये रेशनल होते हैं, ये रेशनल्स होते हैं। क्लियर है। अब यह नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग नेचर का है, तो यह भी क्या होगा, रेशनल होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग नेचर के जो होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। क्लियर है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि डेसिमल फॉर्म को जब हम दो डिवाइड करेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में, तो टर्मिनेटिंग आपका रेशनल हो जाएगा, और फिर नॉन टर्मिनेटिंग को 2 सब पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग जो होगा आपका क्या हो जाएगा, रेशनल होगा, और नॉन रिपीटिंग इरेशनल होगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और रेशनल और इरेशनल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। क्लियर है। नोट लिखेंगे, किसी भी 2 इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट, सॉरी फिर से सुनिएगा, किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, या इसका वाइस वर्सा भी सही होता है, यानी कि 2 इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है। आपको पहले से पता था कि 2 रेशनल के बीच में इनफाइनाइट रेशनल होते हैं, लेकिन हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 2 रेशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होते हैं, और 2 इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी होते हैं। क्लियर है। नोट करेंगे, बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स there are infinite irrational
numbers exists and vice versa. वाइस वर्सा का मतलब कि इसका उल्टा उल्टा कैसे है कि दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करेंगे. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि दो रेशनल नंबर को हम ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक कंडीशन में जो रिजल्टिंग नंबर मिलेगा वह भी रेशनल होगा. क्लियर है. हाँ, एक एक्सेप्शन होगा, उसको नोट डाउन करेंगे. एक्सेप्शन क्या होगा कि डिवीजन के केस में जब आपका डिनोमिनेटर जीरो होगा, जीरो रेशनल है, जब वह जीरो होगा तो वैसी कंडीशन में वह इरेशनल नहीं, रिजल्टेंट इरेशनल नहीं मिलेगा, बल्कि क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा. क्लियर है. चलिए इसको लिखते हैं. इफ two rational numbers are added, subtracted, multiplied or divided, then the resulting number is also a rational number. Also a rational number. क्लियर है. बस एक्सेप्शन क्या होगा, तो जब डिनोमिनेटर जीरो होगा तो वैसी कंडीशन में डिवीजन के केस में ये सही नहीं होगा. ठीक है ना. तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ डिवीजन डिवीजन के केस में क्या होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. इन केस ऑफ डिवीजन डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो. क्यों होगा आपको पता है, क्योंकि जब जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर तो वह नंबर ही अनडिफाइंड हो जाएगा. क्लियर है. अब आगे बढ़ते हैं. ये तो बात हमने रेशनल के लिए कर लिया. ठीक है. अब क्या इरेशनल के लिए भी ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि दो इरेशनल नंबर को ऐड कर दें तो हमें इरेशनल ही मिले, दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लें तो इरेशनल ही मिले, या दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो भी इरेशनल मिले, या दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करें तो भी इरेशनल मिले? क्या ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि दो इरेशनल नंबर को जब आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट इरेशनल हो ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए हम इस पॉइंट को लिखेंगे। सम डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट और कोसेंट। सम डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स need not be
इरेशनल, कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही प्राप्त हो। क्लियर है? इसको हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर भी करते चलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे, दो इरेशनल नंबर को हम लोग जोड़कर देखते हैं, क्या हमेशा इरेशनल मिल रहा है? हमने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए कैसे, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं √2+1, ठीक है, √2+1 प्लस 1 माइनस √2। अब मुझे बताइए यह क्या है? इरेशनल नंबर है। यह क्या है? इरेशनल नंबर है। इन दोनों इरेशनल नंबर को जब जोड़ा जाएगा तो √2 और माइनस √2 कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या? 1 और +1 2, यानी रिजल्ट क्या आएगा? 2 आएगा। 2 क्या है? रेशनल। क्लियर है? अब देखिए √2 अब प्लस √3, इनका रिजल्ट जो आएगा यही आएगा ना, √2 प्लस √3। अब देखिए यह क्या है? इरेशनल नंबर। ये क्या है? इरेशनल नंबर। और इन दोनों का सम क्या है? इरेशनल नंबर। यानी हमने क्या देखा कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ा गया तो एक बार रेशनल भी मिल गया और यहां इरेशनल भी मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर का जो सम होगा वह इरेशनल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। देखिए कैसे, √2+1 माइनस √2 - 1, देखिए तो ये क्या है? इरेशनल। क्या घटा रहे हैं? इरेशनल। रिजल्ट क्या आएगा? √2 माइनस √2 खत्म होगा, 1 माइनस माइनस प्लस यानी 2 आएगा। तो 2 क्या है? रेशनल नंबर है। हमने देखा कि दो इरेशनल नंबर को घटाने पर 2 मिला, जो कि क्या है? रेशनल नंबर है। फिर देखिए बिल्कुल इसी को लेते हैं, √2 माइनस √3, रिजल्ट तो यही ना आएगा भाई। ये क्या? इरेशनल। ये क्या? इरेशनल। इरेशनल में से इरेशनल घटा, यही बचा। और यह है क्या? यह एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। देखिए कैसे, रूट पर मिटा देते हैं, देखिएगा √2+1 और √2 - 1, इरेशनल इंटू इरेशनल क्या आएगा भाई? a + b माइनस b² यानी कितना? 2 - 1 यानी क्या? 1। 1 क्या है? रेशनल। क्लियर है? हमने देखा कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से √2 इंटू √3 क्या आएगा भाई? √6 आएगा। √6 है क्या? इरेशनल। क्लियर है? अब आगे बढ़ाते हैं। अब डिवीजन के केस में भी देख लें। देखिए तो √2+1 इरेशनल है और डिवाइडेड बाय √2+1 यह भी इरेशनल है, बराबर क्या आएगा? 1 आएगा, जो कि क्या है? रेशनल। क्लियर है? यानी हमने देखा कि दो इरेशनल नंबर का डिवीजन रेशनल मिल गया, लेकिन यह हमेशा तो जरूरी नहीं है ना। जैसे देखिए अगला एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं, जैसे क्या? √6 बाई √3 इरेशनल अपॉन इरेशनल क्या होगा? √6 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई √3 कैंसल होगा, क्या बचेगा? √2। ये क्या है? इरेशनल नंबर। यानी हमने देख लिया कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ दो, घटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, रिजल्ट हमेशा इरेशनल नहीं आता। कभी रेशनल आ जाता है, कभी इरेशनल आता है, यानी कुछ भी आ सकता है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे। नोट करिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल
द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड irrational numbers, the product of rational and irrational numbers always irrational is always irrational। लेकिन एक एक्सेप्शन होगा। सोचिए एक्सेप्शन क्या होगा। हमने कहा कि रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन होगा। क्या? जब रेशनल की जगह पर जीरो होगा तो जीरो इंटू इरेशनल क्या होगा? जीरो, यानी कि रेशनल आ जाएगा। यानी कि जीरो को छोड़कर, जब जीरो हम रेशनल की जगह पे लेंगे, उस केस को छोड़ दिया जाए तो हर एक कंडीशन में रेशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल होगा। किसको छोड़ना है? जीरो को छोड़कर। तो लिख लेंगे एक्सेप्ट। किसको छोड़ना है भाई? एक्सेप्ट व्हेन रेशनल नंबर इज जीरो। व्हेन रेशनल नंबर इज जीरो। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लीजिए। 2 इरेशनल है, टू रेशनल है और √5 इरेशनल है। क्या आएगा भाई? 2√5। ये क्या आया? इरेशनल आ गया। क्लियर है ना? अब 2 की जगह पे जीरो रहता और √5 रहता तो क्या आता? जीरो। यानी क्या है ये? रेशनल। यानी जब जीरो रहेगा रेशनल की जगह पे, उस केस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी केसेस में रेशनल एंड इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले नंबर पर आएंगे। उसके पहले हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में शुरुआत में ही करेंगे। आप लोग मिला लीजिएगा उस समय। अभी हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप उसको ट्राई करिएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नोट करेंगे। लिखिए, डिसाइड whether statement is true or false। पहला क्वेश्चन इसमें हम ले रहे हैं, कह रहा है कि व्हेन एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि एक्स स्क्वायर आपका क्या है? रेशनल है। तो क्या यह इंप्लाइज करेगा कि एक्स भी रेशनल हो? देन एक्स बिलोंग्स टू क्यू। मतलब समझिए, स्टेटमेंट कह रहा है कि एक्स स्क्वायर रेशनल है तो एक्स भी रेशनल होगा। क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है? सेकंड देखेंगे, व्हेन एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्यू, मतलब एक्स स्क्वायर आपका क्या है? रेशनल नंबर है, एंड एक्स क्यू बिलोंग्स टू क्यू, एक्स क्यू बिलोंग्स टू क्यू, देन एक्स बिलोंग्स टू क्यू। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन एक्स क्यू बिलोंग्स टू क्यू and x to the power 5 belongs to q, then x belongs to q। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स। लॉजिकली बताना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बता देना है। आपको बताना है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है? और ये क्वेश्चन कुछ नहीं, अभी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था उसको पढ़िएगा अच्छे से और इसको ट्राई करिएगा, बिल्कुल आपसे सॉल्व होगा। इसके बाद हम अगले नंबर पर आते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर्स, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं जो अभी तक आपने पढ़े हैं। 10th क्लास के लेवल तक जो भी नंबर्स के बारे में आप जानते हैं वो सभी रियल नंबर्स हैं। लेकिन ये डिफिनीशन तो नहीं है ना, तो हम लोग इसको प्रॉपर डिफाइन करेंगे कि सभी रेशनल और इरेशनल नंबर्स को जब हम कंबाइंड कर देते हैं तो जो नया नंबर सिस्टम फॉर्म होता है वह रियल नंबर कहलाता है। या यूं कहें, एक और डिफिनीशन हम आपको बताना चाहेंगे कि वैसे सारे नंबर्स जिनका स्क्वायर नॉन निगेटिव हो, वैसे सारे नंबर्स जिनका स्क्वायर नॉन निगेटिव हो रियल नंबर कहलाते हैं। आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जस्ट इसके बाद हम देखेंगे। फिलहाल हम रियल नंबर की बात करते हैं। लिखेंगे ऑल रेशनल एंड irrational, all rational and irrational numbers together, all rational and irrational numbers together called या are called रियल नंबर्स। ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, यानी ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 आर इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू डैश। क्लियर है? अब हम जो इसका दूसरा डिफिनीशन आपको बताना चाह रहे थे उसकी बात करते हैं। एक मिनट, हमने कहा कि सारे नंबर्स, लिखेंगे ऑल नंबर्स whose स्क्वायर इज, सॉरी आर लिखते हैं, आर नॉन निगेटिव, आर कॉल्ड real numbers. The set of real numbers, the set of real numbers is denoted by capital R. क्लियर है? कैपिटल R। अब देखिए एग्जाम्पल 1 2/5 √3 minus 2 0.26 etc. All these numbers are real numbers. क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर सिस्टम पर आएंगे, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें सबसे पहले यूलर साहब ने बताया था। उसके पहले उनने इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट दिया। इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। जैसे देखिए, आप लोग इक्वेशन तो बहुत सॉल्व किए होंगे, क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? 10th क्लास के लेवल तक की हम बात करें तो क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है? आप कहेंगे हाँ हाँ क्यों नहीं। देखिए कैसे आप करके दिखाएंगे। एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू +1 है, इधर जाएगा -1। यहां आने के बाद आप तो सोच में पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। कहेंगे नहीं नहीं भैया, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो होता ही नहीं है, इसलिए इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्या ये सच में है? क्या सच में इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है? तो हम कहेंगे कि बात जब हम रियल नंबर की करेंगे तो रियल नंबर में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। यानी जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, तब तक इस तरह के सारे इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं थे। लेकिन जैसे ही इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आ गया, उसके बाद इस तरह के इक्वेशन का भी सॉल्यूशन पॉसिबल हो गया। या यूं कहें कि कॉम्प्लेक्स नंबर के आने के बाद हर एक इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल हो गया। क्लियर है ना? यानी एवरी इक्वेशन इज सॉल्वेबल नाउ। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन रखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे ए नंबर इज in the form of a plus ib. A number which is in the form of a plus ib, where ab belongs to r, यानी a और b क्या है? रियल नंबर है। एंड i, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा, इज इक्वल टू √-1। आई का वैल्यू कितना होता है? √-1। अब ऐसी कंडीशन में जो भी नंबर होगा, ऐसे फॉर्म में जो नंबर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a plus ib, where ab belongs to r and I is equal to this, is called a complex number. Is called a complex number. अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आने के बाद हर एक इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल हो गया। यहां हम लिखेंगे नोट करके कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब एग्जिस्ट करने लगा, यानी एग्जिस्टेंस में आ गया, तो इसके बाद हर एक इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल हो गया। लिखेंगे व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर came into existence. When complex number came into existence, all equation, कोमा देके लिख देते हैं, all equation has solution. ठीक है? अब हम लोग उसी को देखते हैं एज फॉर एग्जाम्पल। जैसे हम इक्वेशन ले रहे थे कि लेट x² + 1 इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू क्या? -1। अब देखिए x² इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या? ±√-1, यानी x इज इक्वल टू क्या? प्लस ये क्या है? i। हमने इसी को i बोला था ना, तो +-i। i जो है, यानी i का मतलब क्या? आयोटा। आयोटा के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया था? यूलर साहब ने। तो यहां लिख देंगे, यहां लिख देते हैं, गिवन बाय यूलर। क्लियर है? गिवन बाय यूलर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हम जान गए। कॉम्प्लेक्स नंबर जानने के बाद हर एक इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल हो गया। अब एक और बात समझिएगा कि क्या हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है? एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
आगे लिखेंगे, इसके आगे हम यही लिख रहे हैं, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कैसे, एज फॉर एग्जाम्पल हम एक रियल नंबर लिए 2, क्या 2 को हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते? 2 प्लस आई इंटू क्या? 0। देखिए ध्यान से, a प्लस आई इंटू बी, 2 और 0 क्या है? रियल है। तो 2 को हम लोग तो a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर ही सकते हैं ना, तो 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। बात समझ में आई? उसी तरह से 1/2 ले लीजिए, तो 1/2 प्लस आई इंटू 0, यानी 1/2 एक रियल नंबर है, इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। अब चाहो तो यही लिख लो, इसी में लिख लेते हैं, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल। जैसे 3 + 2i कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है। क्लियर है? अब मैं समझता हूं कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया होगा। क्लियर है? अब हमने जो भी नंबर सिस्टम पढ़ा, इसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं, लेकिन कंक्लूड करने के पहले हम आपको सबसेट के बारे में बताएंगे और फिर उसके बेसिस पर हम इनको कंक्लूड करेंगे। क्लियर है? तो पहले हम लोग सबसेट देखते हैं। उसे में आगे लिख लीजिएगा कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कैपिटल C से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है ना? तो उसी में लिख लीजिएगा, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स is denoted by कैपिटल C। क्लियर है? अब हम डिस्कस करेंगे सबसेट के बारे में। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस अभी आपको बेसिक आइडिया दे देंगे कि सबसेट क्या है। ज्यादा हम पढ़ेंगे तब जब हम चैप्टर पढ़ेंगे सेट। देखिए थोड़ा सा मान लेते हैं कि ये एक सेट है, 1 2 3 4 3 ही रहने दो। एक बी सेट लेते हैं, 1 2 3 4 5, और एक सी सेट ले लेते हैं, 3 2 1 3 1 2। चलो अब थोड़ा समझिएगा, ए बी का सबसेट कब होगा? जब ए के हर एक एलिमेंट इस सेट बी में होंगे, तो ए बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। देखिए ध्यान से, ए के हर एक एलिमेंट बी में है ना? तो ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा। ये सबसेट का सिंबल है भाई। ठीक है ना? डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, डिटेल में हम जब पढ़ेंगे सेट उस समय पढ़ेंगे। ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 इसमें है, तो ए बी का सबसेट है। अब देखिए, ए के सारे एलिमेंट सी में भी है, 1 2 3, तो ए जो है सबसेट होगा सी का भी। क्लियर है? अब देखिए, बी के सारे एलिमेंट ए में है क्या? नहीं है ना। 1 2 3 तो है, लेकिन 4 5 नहीं है। और बी के सारे एलिमेंट सी में भी नहीं है, तो बी किसी का सबसेट नहीं होगा। फिर देखिए, सी के सारे एलिमेंट ए में है, तो सी जो है ए का सबसेट है। सी के सारे एलिमेंट बी में भी है, तो सी जो है बी का भी सबसेट है। यहां हमने बात सबसेट की। अब हम यहीं पर एक बात करना चाहते हैं, प्रॉपर सबसेट की। तो सेट ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा जब ए के सारे एलिमेंट इसमें हो, साथ ही साथ इस सेट में यानी बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो। कुछ एक्स्ट्रा मतलब एक भी ज्यादा हो।
लेकिन कम से कम एक तो ज्यादा हो ही, तब जो है ए बी का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। देखिए प्रॉपर सबसेट ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट होगा, इस तरह से उसका नोटेशन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसमें हैं और साथ ही साथ इतना एक्स्ट्रा भी है। ए के सारे एलिमेंट सी में तो हैं लेकिन एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, तो ए जो होगा सी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। उसी तरह से सी भी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, सी जो है प्रॉपर सबसेट नहीं होगा ए का। क्लियर है ना? और सी बी का प्रॉपर सबसेट होगा क्योंकि सारे एलिमेंट हैं और एक्स्ट्रा में 4-5 भी है। बात समझ में आप लोगों को आई होगी। अब हम लोग जो भी नंबर्स के बारे में पढ़े थे उनको कंक्लूड करने जा रहे हैं। देखिए कैसे। Now we conclude, नंबर्स को कंक्लूड करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में होते हैं? सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है ना जी, और होल नंबर में कुछ एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है? 0। अब देखिए सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर ये किसके प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे? आई के, इंटीजर के। आई और जेड से इसको रिप्रेजेंट करते थे, तो आई या जेड। सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर इस सेट के अंदर हैं और साथ ही साथ इसमें और भी एलिमेंट है। अब देखिए नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर हो, ये सभी के सभी क्यू के यानी रेशनल नंबर्स के सबसेट्स होते हैं क्योंकि ये सब के सब रेशनल है, ठीक है ना। उसी तरह से ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर्स हो, ये सब के सब सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के, ठीक है। अब उसी तरह से नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो या रियल नंबर हो, ये सारे के सारे सबसेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर सिस्टम यहां क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? यही हमारा कंक्लूजन था। जो भी हमने कल और आज के वीडियो में पढ़ा उसको हमने यहां कंक्लूड कर दिया। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंटरवल के बारे में, आपको पढ़ाएंगे और कुछ बेसिक चीजों को के बारे में पढ़ाएंगे। इसके बाद हमारी प्लानिंग ऐसी है कि ये जो बेसिक सेगमेंट है वो चलता रहेगा और अल्टरनेट डे में हम आपके चैप्टर्स चालू कर देंगे, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें थी, 1-2 क्लास और उसके बाद हम दोनों चीजें एक साथ चलाएंगे। अल्टरनेट डे में बेसिक चलता रहेगा क्योंकि यदि हम चैप्टर पढ़ने की हड़बड़ी में इसको बाइंड अप करने लगे तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी जो कि हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। इसलिए 1-2 क्लास के बाद हम 3 दिन इसको चलाएंगे और बाकी के 3 दिन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बस हम अभी बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं जिनकी हमें जरूरत है, ठीक है ना। बाकी चीजों के लिए बेसिक सेगमेंट हमारा चलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू। आप लोग पढ़िएगा, जो भी आपको डाउट्स होंगे ग्रुप में आप सेंड करें। थैंक यू।